वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के अंतर्गत दोस्तों हम बात करेंगे बीए तृतीय वर्ष से संबंधित हिंदी साहित्य के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा, इससे पहले पेपर 1 और पेपर 2 मतलब प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र का सिलेबस मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। उसको देख लीजिएगा आप लोग। बोर्ड पर हमने उसको अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया। ये थोड़ा सिलेबस बड़ा था, इसलिए बोर्ड पर जो है एक प्रकार से बड़ा जो है बहुत छोटा छोटा अक्षर हो जाता, तो इसलिए हमने इसको आपको पीपीटी के माध्यम से मतलब पीडीएफ के माध्यम से पढ़ाने का प्रयास किया है। यह सिलेबस मैं टेलीग्राम ग्रुप पे अपने डाल दूंगा। टेलीग्राम जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए, शुक्ला स्टडी पॉइंट के नाम से है। उस पर आपको यह पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है, सिलेबस का। तो बीए तृतीय वर्ष 2022 के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। आने वाली जो परीक्षा होनी है उसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे इसके बारे में बताने का प्रयास रहेगा। पूरा का पूरा अगर ओवरऑल बात किया तो सिलेबस के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं विधिवत रूप से, तो आप सभी लोग अंत तक बने रहिएगा। हिंदी साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे, हिंदी साहित्य के पेपर 3 के बारे में मतलब तृतीय प्रश्न पत्र के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा तृतीय प्रश्न पत्र का नाम क्या है आपके, तो क्या नाम है भैया? प्रयोजन मूलक हिंदी। क्या नाम है? तो भैया आपके पेपर का क्या नाम है? प्रयोजन मूलक हिंदी। क्या नाम है? प्रयोजन मूलक हिंदी नाम है, ठीक है। आज जब आपके पेपर का नाम क्या है? प्रयोजन मूलक हिंदी है। और प्रयोजन का मतलब क्या होता है? अर्थात कहीं पर कोई जो है योजना या बना रहे हों, या फिर जैसे पत्राचार की भाषा हो गई, कंप्यूटिंग की भाषा हो गई, पत्रकारिता की भाषा हो गई, कहीं संपादन वगैरह नहीं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, या फिर कहीं पर फीचर लेखन करना हो, पृष्ठ सज्जा करना हो, प्रस्तुतिकरण करना हो कोई, या फिर संचार भाषा के रूप में हो, या फिर वर्तमान संचार व्यवस्था को देखते हुए हो, या फिर प्रमुख संचार माध्यम जैसे कि प्रेस हो गया, रेडियो, टीवी, फिल्म, वीडियो, ये सब जो होगा, इंटरनेट वगैरह, इन सभी में जो लेखन प्रविधि होती है, इन मामलों में हम प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रयोग करते हैं। जैसे अनुवाद में भी हम प्रयोजन मूलक हिंदी का ही प्रयोग करते हैं, और साथ ही साथ कामकाजी हिंदी में भी प्रयोजन मूलक हिंदी, जैसे कि पत्राचार, ये सब हमने आपको बता ही दिया। तो इन सभी में हम देखने का प्रयास करेंगे मुख्य रूप से सारी चीज़ें, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग, डाटा प्रोसेसिंग, फ्रंट प्रबंधन, कार्यालयिक पत्र, व्यावसायिक पत्र, व्यवहारिक पत्र, संक्षेपण, पल्लवन, प्रारूपण, टिप्पणी सब क्या होते हैं, सभी को आपको बताने का प्रयास रहेगा। तो निश्चित तौर पर आपको यहाँ पर सिलेबस के बारे में बताने का प्रयास रहेगा। आप सभी लोग फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जितने भी लोग देख रहे हो हमको, फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और फिर मैं क्लास को प्रारंभ करूँ। बहुत ही मज़ा आएगा वीडियो के अंतर्गत, सारे मुद्दे आपके क्लियर होंगे बिल्कुल। चलिए आपके सामने मैं चैप्टर वाइज वीडियो आपके सामने मतलब जैसे कि यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद में आपके सामने वीडियोस भी चैप्टर वाइज देने का प्रयास रहेगा। यहाँ पर देखेंगे अध्याय 1। अध्याय 1 के अंतर्गत क्या संकलित है आप इसको देखिए। 1 मिनट से मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ, और कलर मैं कैसा कर लूँ आप लोग ही चूज करें। चलिए मैं ऐसा कलर कर लेता हूँ, ये दिखाई पड़ेगा? नहीं दिखाई पड़ेगा उतना। ये कलर ठीक है, ये कलर ठीक है, ओके। चलिए तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहला मुद्दा हम यहाँ पर टॉपिक, ये अध्याय 1 है। अध्याय का मतलब यहाँ पर इकाई आप ले सकते हो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप इसको इकाई बोल सकते हो, इकाई 1, या फिर आप कुल मिलाकर के मैंने 6 अध्यायों में इसको कैटेगराइज किया है। तो 6 अध्याय में आपके सिलेबस को एक प्रकार से बांटा गया है, और उसमें अध्याय के अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनको हम जो है एक एक वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी लोग ये इस सिलेबस को देखें, उसके बाद में एक एक जो है जो अध्याय होंगे उनके आपके सामने वीडियोज़ आते रहेंगे। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहला जो आपकी इकाई है उसका नाम क्या है? क्या है? कामकाजी अथवा प्रयोजन मूलक हिंदी का अभिप्राय। कामकाजी मतलब क्या होता है? कामकाजी भाषा कौन सी होती है? कामकाजी में जैसे पत्राचार भाषा, कंप्यूटिंग, पत्रकारिता, मीडिया लेखन, अनुवाद वगैरह हो, ये सब क्या हुई? कामकाजी भाषा या फिर प्रयोजन मूलक, यही होता है। इसका अभिप्राय मतलब इसका मतलब क्या होता है, यही हमको इसमें समझना है। आपको विस्तार से समझाने का प्रयास रहेगा। तो बहुत सारे विश्वविद्यालय में बीए द्वितीय वर्ष में मतलब द्वितीय सेमेस्टर में, आप चाहे सेमेस्टर वाइज आपकी परीक्षा हो, चाहे आपकी परीक्षा जो है ईयरली हो, या किसी भी प्रकार से चाहे आप जो है ऑनर्स वगैरह ले रखे हों, अगर तो हर एक में बात की जाए तो यह प्रयोजन मूलक हिंदी पढ़ना पड़ता है। प्रयोजन मूलक हिंदी अगर आप नहीं पढ़ते हो तो एक प्रकार से बात की जाए बहुत ज़्यादा आपको हानि होती है, और पढ़ना पड़ता है एक प्रकार से। अगर आपने हिंदी पढ़ा और उसमें प्रयोजन मूलक हिंदी के बारे में नहीं पढ़ा, तो आपने हिंदी के बारे में अधूरा ज्ञान प्राप्त किया है। तो आइए हम बात करते हैं कामकाजी अथवा प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतर्गत हमको कौन कौन से चैप्टर से सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले आप क्या देखेंगे भाई? सबसे पहले हम यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे कामकाजी अथवा प्रयोजन मूलक हिंदी का अभिप्राय, उसका मतलब देखेंगे। जैसे कि हिंदी जो है भारत की राजभाषा है, या देश की सबसे बड़ी, सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, इन सभी को आपको बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। प्रयोजन मूलक भाषा की विशेषताओं को देखेंगे हम। इस प्रकार से तमाम सारे मुद्दे यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। कामकाजी हिंदी के विविध रूप देखेंगे, ठीक है। तो ये समस्त मुद्दों को हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद में हम क्या देखेंगे? अब यहाँ पर चैप्टर वाइज वीडियो देखिए आप।
अब जैसे पहला चैप्टर में हम क्या बता देंगे आपको कि साहित्य भाषा या मानक भाषा हिंदी जो होती है वह क्या होती है। हम क्या बताएंगे, साहित्य भाषा या मानक भाषा हिंदी क्या होती है, इसके बारे में हम पढ़ लेंगे। द्वितीय चैप्टर के अंतर्गत हम अपने हिसाब से बता रहा हूँ, कैटेगराइज करूँगा। वैसे 6 ही इकाइयों में आपका चैप्टर या 6 अध्याय में बटा हुआ है, लेकिन मैं इसको अपने हिसाब से एक एक चैप्टर में आपको बताने का प्रयास करूँगा, तो आप सभी लोग तैयार हो जाइएगा, ठीक है। तो साहित्य भाषा या मानक भाषा हिंदी, इसको पहले चैप्टर के अंतर्गत। दूसरे चैप्टर के अंतर्गत संचार भाषा हिंदी के बारे में चर्चा करेंगे। संचार भाषा हिंदी जैसे कि बात की जाए आज की विविध जनसंचार माध्यमों में, जैसे कि बात की जाए रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र, इन सभी के द्वारा क्या किया जाता है, संचार के माध्यम से हिंदी बढ़ रही है। मतलब संचार में जैसे कि इस समय में हिंदी भाषा का कैसा प्रयोग हमको दिखाई पड़ता है, इसको समझेंगे। हालांकि इन सभी मुद्दों को माध्यम भाषा हिंदी, ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनको एक ही वीडियो के अंतर्गत 2-2 टॉपिक्स निपटा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो आप चिंता ना करो, ठीक है। हो सकता है ये सब 3-4 चैप्टर एक ही वीडियो में निपट जाए आपका, ये भी 5वां भी निपट जाए, तो इन सभी को हम अपने हिसाब से फिर देखने का प्रयास करें। जैसे जैसे निपटेगा हम देखेंगे। हमको पढ़ना कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो अभी आपको बता दूं, यहीं से प्रश्न पूछे आते हैं। तो माध्यम भाषा हिंदी पढ़ेंगे। माध्यम भाषा क्या होती है भाई, माध्यम जैसे शिक्षण तथा जनभावनाओं की जो अभिव्यक्ति होती है, इन सभी का माध्यम जो होता है कहीं ना कहीं पे हिंदी होती है। तो ऐसी हिंदी जो कि किसकी भाषा बने, माध्यम भाषा बने, किसकी माध्यम की, तो शिक्षण संस्थाओं की, या फिर जन भाषाएँ, या फिर जन भावनाएँ, जैसे कि आपके उनमें कुछ विचार चल रहे हैं, उस विचार को आपने किसी दूसरे व्यक्ति पर जो है कहा, अपने विचारों को व्यक्त किया, तो कहीं ना कहीं पे ये माध्यम भाषा होती है। क्योंकि विचारों का माध्यम, आपके जो विचारों का माध्यम होता है क्या होता है, भाषा। आपके संप्रेषण का माध्यम क्या होता है, भाषा। मतलब आपके अंदर जो भाव चल रहे हैं, आपके अंदर जो विचार चल रहे हैं, उन विचारों को बाहर आने के लिए किन चीज़ों से गुजरना पड़ता है, भाषा रूपी माध्यम से गुजरना पड़ता है। और भाषा रूपी माध्यम जो होता है आपको अच्छे तरीके से आपके विचारों को दूसरे को समझाने में मदद करता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो जाती है। आगे थोड़ा समझते हैं हम। अगला चैप्टर आपका है मातृभाषा हिंदी। मातृभाषा क्या होती है भाई, मातृभाषा मतलब एक प्रकार से जहाँ पर हमारा जन्म हुआ है और जो कि प्रकार से हमारी भाषा है मातृभाषा, उसके बारे में। तो किसी समाज के शिष्टजन या फिर जिस भाषा में विचार विनिमय किया जा रहा हो, काम काज किया जा रहा हो, लिखा पढ़ी आदि इत्यादि की जा रही हो, इसी को हम क्या कहते हैं, मातृभाषा कहते हैं। जो बालक शुरुआत यानी पैदा होने के बाद में जो बालक सीखता है वह उसकी क्या होती है, मातृभाषा होती है। ठीक, जिस भाषा का प्रयोग बालक सर्वप्रथम अपनी माँ से सीखता है और जिसके माध्यम से वह परिवार, एक समाज या समुदाय में अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है, सही अर्थ में उस बालक की वही क्या होती है, मातृभाषा होती है। ओके, तो चलिए यहाँ पर मैंने आपको बताया हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने आपको मातृभाषा बता दी कि जो बच्चा जो होता है शुरुआत में सीखता है, अपनी माँ के द्वारा सीखता है जिस भाषा को, उसको हम क्या कहते हैं, मातृभाषा कहते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। आगे हम और समझेंगे। आगे हम क्या समझेंगे, आगे हम समझेंगे राष्ट्रभाषा और राजभाषा क्या होती है। तो राजभाषा क्या होती है और राष्ट्रभाषा क्या होती है, दोनों मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। राष्ट्रभाषा, अब प्रश्न उठता है कि क्या भारत की कोई राष्ट्रभाषा है, तो भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। क्या भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं, तो भाषा कौन सी है भारत की, तो राजभाषा है। कौन सी भाषा है, राजभाषा है। और राजभाषा कौन सी है भारत की, तो राजभाषा आपकी कौन सी है भारत की, तो हिंदी है। कौन सी है, हिंदी है। भारत की राजभाषा हिंदी है, ना कि राष्ट्रभाषा हिंदी है। और किस जो है अनुच्छेद में मेंशन किया गया है, तो 343 में बताया गया है, 343 के धारा 1 में, कि भारत की जो है भाषा जो होगी वो राजभाषा वह हिंदी होगी, और लिपि जो होगी वह देवनागरी लिपि होगी। लिपि जो होती है, लिखने की शैली को हम लिपि कहते हैं, और भाषा जो बोलने की शैली होती है उसको, यानी अर्थात जो आप बोलते हो, मतलब कि जो अपने विचार है, आपके विचार, मान लेते आपके मन का विचार है कि राम आम खाता है, आप इसको कहना चाह रहे हैं, तो राम आम खाता है या आपने बोला, तो ये क्या हो गई, ये भाषा हो गई। लेकिन जो आपने लिखा, जो आपने लिखा और जो राम आम खाता जो आपने बोला, या किस भाषा का है, तो यह है हिंदी भाषा का। लेकिन अब आपने क्या कैसे लिखा भैया, आपने लिखा कि राम जो है राम आम खाता है, आपने लिखा राम आम खाता है, तो आपने कैसा लिखा, इस टाइप में लिखा। यानी कि जो है आपने कैसा लिखा भाई, राम आम खाता है, आपने ऐसा लिखा। तो राम आपने ऐसा लिखा, आम आपने ऐसा लिखा, खाता ऐसा लिखा, है ऐसे लिखा। अगर इसको हम और दूसरे चीज़ में लिख सकते हैं हम कई तरीके से, जैसे कि हम इसको लिख सकते हैं कि राम, इसी भाषा को राम AAM कर दूं, आम KHAT, मतलब खाता
और HAI है। ठीक, अब ये भी तो लिखा है राम आम खाता है और ये भी लिखा है राम आम खाता है। अब चूँकि यह जो लिखा है ये रोमन लिपि में आपका लिखा है, लेकिन ये जो लिखा है ये देवनागरी लिपि में लिखा है। मतलब लिखने की शैली को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। लिखने की शैली को भैया हम लिपि कहते हैं। और जो ये वाली लिपि होती है ना, ये देवनागरी लिपि है। तो ये किस में बताया गया है? तो अपने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में बताया गया है। ठीक है, आगे समझते हैं हम। और पूछा जाए कि भारतीय भाषाओं का कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक उल्लेख है भाषाओं के बारे में, तो 343 से लेकर के 351 तक इन अनुच्छेदों में भाग 17 इसको कहा जाता है। भाग 17 के अंतर्गत ये आती हैं और इनको शामिल किया गया। आपसे पूछे किस अनुसूची में शामिल है भाषाएं जो हैं, किस अनुसूची में शामिल हैं? आपने सेकंड पेपर में पढ़ा होगा मेरे भैया। तो अनुसूची अगर आपसे पूछे तो 8 आप बताइएगा। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम। तो राष्ट्रभाषा जो होती है, राष्ट्रभाषा जो समस्त जो है पूरे के पूरे देश में बोली जाए, तमाम सारे जो है राज्यों में बोली जाए। मतलब बात की जाए अगर संयुक्त पूरे जो राष्ट्रभाषा होती है सभी जगह पर बोली जाए, तो ऐसा नहीं अपने दक्षिण भारत में बात की जाए तो दक्षिण भाषी लोग हिंदी को कम जान पाते हैं। ठीक, तो इसलिए राष्ट्रभाषा नहीं घोषित किया गया। लेकिन अब हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहिए। यह बात ध्यान रखिए कि बाद में लोगों ने बहुत सारी चीज़ें कही थी हिंदी के संबंध में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, इन सभी का जो है यह मत था कि इसे राष्ट्रभाषा होना चाहिए। 1938 ईस्वी में वर्धा में एक प्रकार से श्री सुभाष चंद्र बोस, वर्धा एक योजना थी। वर्धा एक आश्रम भी है और वर्धा एक जगह भी है, तो उसी जगह पर जो आश्रम है उसको वर्धा आश्रम कहा जाता है। वर्धा योजना वहाँ पर जाकर के महात्मा गांधी ने चला था। शिक्षा साथ में आप पढ़ते हैं। तो वर्धा में सुभाष चंद्र बोस ने यह बातें कही थी। क्या कही थी? कि हिंदी का प्रचार इसलिए किया जा रहा है कि यह बात बहुत व्यापक रूप में बोली समझी जाती है और भाषा विचार से सरल तथा नम्य है। इसकी शैली सरल और स्वाभाविक अवश्य होनी चाहिए। हमें एक मिश्रित भाषा का निर्माण करना चाहिए जो ना तो हिंदी, ना उर्दू, ना हिंदुस्तानी हो। जो भाषा उत्तर में बोली जाती है वही हमारी भाषा का प्रमाण है। यह बात इन्होंने कहा था। ऐसे करके बहुत सारे एनी बेसेंट ने भी कहा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी कहा, तमाम सारे लोगों ने कहा राष्ट्रभाषा के संबंध में। तो जब हम चर्चा करेंगे कि संविधान, ये देखिए संविधान और राजभाषा हिंदी, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे और राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी, तब हम इन कोटेशन को भी देख लेंगे जो हमने आपको कथन बताए। कोटेशन माने क्या होता है? कथन। तो विद्वानों के कथन को लेकर के एग्जाम से प्रश्न जो है बन जाते कभी कभी। हम चर्चा करेंगे यहाँ से राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर पूछ सकता है, मातृभाषा और माध्यम भाषा में अंतर बन सकता है। ठीक, इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। प्रश्न कैसे बनते हैं इसको लेकर के मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके चैनल यानी शुक्ला स्टडी पॉइंट पर पहले से उपलब्ध है, उनको आप लोग देख लीजिएगा। एक बार सभी लोग फिर से वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से मेरे प्यारे दोस्तों राष्ट्र हित में एक बार वीडियो को लाइक करें। एक प्रकार से आपको अच्छे तरीके का ज्ञान देने का प्रयास हमेशा से शुक्ला स्टडी पॉइंट का कार्य रहा है। तो इन समस्त मुद्दों को हम समझेंगे तो हम राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा हिंदी के बारे में चर्चा करेंगे और जब चर्चा करेंगे तो हम इन दोनों मुद्दों को भी समझ लेंगे। ठीक, आगे हम प्रवेश करेंगे चैप्टर 2 में। चैप्टर 2 में आप देखिएगा यानी अध्याय 2 में यहाँ पर कार्यालयी हिंदी के बारे में चर्चा करेंगे। और कार्यालयी हिंदी मतलब जो राजभाषा होती है इसी को हम कार्यालयी हिंदी कहते हैं, क्योंकि जो भाषा कार्यालय में प्रयोग की जाती है उसी को हम राजभाषा कहते हैं और जो भाषा कार्यालय में प्रयोग की जाती है उसको हम प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतर्गत रखते हैं और प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतर्गत ही आपकी राजभाषा और कार्यालयी भाषा सब आ जाती हैं। तो इसीलिए इस चैप्टर को इस वीडियो के अंतर्गत रखा जाना एक प्रकार से उचित था। ओके, चलिए और आगे हम प्रारंभ करते हैं और ये मुद्दों को आपको दिखाने का प्रयास रहता है। चलिए, तो इसके अंतर्गत किसके कार्यालयी हिंदी यानी राजभाषा के प्रमुख कार्यों के अंतर्गत हम देखेंगे। पहला तो भाव पल्लवन। आपका क्या देखेंगे भैया? क्या देखेंगे भाई? भाव पल्लवन देख लेंगे हम। क्या देखेंगे? भाव पल्लवन। भाव मतलब होता है विचार, पल्लवन मतलब होता है पल्लवन। क्या होता है? पल्लवन। पल्लवन मतलब क्या होता है? आपने एक आम की पत्ती देखी होगी, तो एक भाई पत्ती होती है, ठीक है, एक पत्ती होती है आम की और एक क्या होता है, एक तो पत्ती हो गई, तो ये क्या होगा? इसको हम क्या बोलते हैं? पत्ती बोलते हैं। लेकिन जब विभिन्न तमाम सारी पत्तियां इसी में जुड़ जाएं, तमाम सारी पत्तियां जुड़ जाएं तो उसी को क्या बोलते हैं? हम पल्लव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पल्लव। तो जो आप समझिए पल्लवन का मतलब क्या होता है? विस्तारण। पल्लवन को हम आम भाषा और एक भाषा में क्या बोलते हैं? विस्तारण, इसको भी बोल सकते हैं विस्तारण। ओके, तो पल्लवन को और किस नाम से जाना जाता है? विस्तारण के नाम से जाना जाता है। मतलब भैया पल्लवन का मतलब होता है कोई छोटी चीज़ लिखी हो,
क्या, एक बार समझिए, कोई छोटी चीज़ लिखी हो, उसी छोटी चीज़ को हम क्या करें, खूब बढ़ा चढ़ा करके, मतलब उसका क्या करें, विचारों को एक प्रकार से थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा करके बताएं। मतलब ही जो छोटा चीज़ें हैं, मतलब कि जो छोटी मुहावरे हैं या लोकोक्तियाँ हैं, उनको हम बड़ी भाषा में या फिर ज़्यादा भाषा में बताने का प्रयास करें। ये हो गया आपका क्या, पल्लवन। क्या हो गया, पल्लवन। पल्लवन जो होता है, पल्लवन मेरे भाई, यह जो होती है पल्लवन के बारे में हमने आपको बताया भी है, और जल्द ही पल्लवन को लेकर के एक चैप्टर ही, जब चैप्टर वाइज वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे तो हम समझेंगे विस्तार से पल्लवन के बारे में। पल्लवन का सीधा सा अर्थ होता है विस्तार, ठीक है, इतना समझिए। अंग्रेजी भाषा के एक्सपेंशन शब्द से बना है, एक्सपेंशन का समानार्थी शब्द है यहाँ, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और यह एक कैसी रचना है, तो गद्य रचना है। आपसे पूछेगा कैसी रचना है, तो गद्य रचना है, जिसमें क्या क्या होता है, मानसिक विचारधारा, कल्पना शक्ति, मौलिक उद्भावना, क्षमता कैसी है कवि की या फिर लेखक की क्षमता कैसी है, उसकी भाषा सामर्थ्य कैसा है, इन सभी का परिचय हम देख पाते हैं कि छोटी सी चीज़ें उसको बता दी जाए, उस पर वो पल्लवन करता चला जाए, मतलब कि बड़ी बातें बोल जाए। और पल्लवन की बात की जाए तो लगभग बात की जाए तो लगभग 8 से 9 चीज़ें विशेषताएं होती हैं। जैसे कि पल्लवन लिखते समय आपको गद्यात्मक चीज़ों को ध्यान में रखना होगा, मतलब गद्य में होना चाहिए। दूसरी चीज़ है सृजनात्मकता होनी चाहिए, मौखिकता होनी चाहिए, केंद्रोन्मुखता होनी चाहिए, कल्पनाशीलता होनी चाहिए, शैलीगत प्रवाहमयता, उन्मयता, सहजता, शब्द जो है चयन चातुर्य होना चाहिए व्यक्ति में, और उक्ति वैचित्रपूर्ण जो है ललित भाषा भी होनी चाहिए। कहीं ना कहीं पे मतलब ऐसा लिखें कि ताकि बोरिंग भी ना फील हो और अच्छा भी लगे और केंद्रित भी हो, मतलब कि ज़्यादा विस्तार में भी ना हो, मतलब कि समन्वयात्मक रूप से फॉलो करता हो। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं तो हम चर्चा करेंगे, थोड़ा थोड़ा बातें यहाँ पर बता दे रहा हूँ, बाकी हम बाद में चर्चा कर लेंगे। नेक्स्ट है संक्षेपण। संक्षेपण मतलब संक्षेप प्लस अण, संक्षेपण ये जो है इस देखिए संक्षेप से बना। संक्षेप मतलब क्या होता है, छोटा, मतलब कि जो चीज़ें आप पल्लवन का उल्टा एक प्रकार से संक्षेपण होता है। पल्लवन में आप क्या करते हो, छोटी चीज़ों को बड़ा करते हो, और संक्षेपण में बड़ी चीज़ें जो लिखी रहती है विस्तृत फॉर्म में, उसको आप छोटा करके लिखते हो। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर हो गई। नेक्स्ट है आपका टिप्पण और टिप्पणी। टिप्पण क्या होता है, टिप्पणी क्या होती है, टिप्पण जो होती है एक प्रक्रिया होती है। टिप्पण क्या होती है, प्रक्रिया, यानी टिप्पण जो होती है, जो आप टिप्पणी लिखते हैं, टिप्पणी लिखने के लिए जो प्रक्रिया फॉलो की जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, टिप्पण कहते हैं। तो जब टिप्पण करके टिप्पण प्रक्रिया के बाद में जो हमको फल प्राप्त होता है वह टिप्पणी होता है। ठीक, हम चर्चा कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका प्रारूपण। प्रारूपण क्या होता है, यानी ढांचा तैयार करना, प्रारूप बनाना। प्रारूप मतलब क्या होता है, सांचा, ढांचा तैयार कर लो पहले। जैसे कोई चीज़ बनाना है पहले, तो पहले से डॉट 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 करके इसे हमको एक जो है बनाना था, मान लेते हैं हमको क्या बनाना था, आदमी बनाना है, तो हमने क्या कर लिया, ऐसे पहले से एक ढांचा बना लिया, थोड़ा सा ऐसे पेंसिल से हमने ढांचा बना लिया कि हाँ ये आदमी हमको बनाना है। हमने एक ढांचा तैयार कर लिया कि हाँ ऐसे से हमको आदमी बनाना है। ठीक है, हमको आदमी बनाना था, हमने ऐसे ढांचा तैयार कर लिया इसको कि हाँ आदमी बन गया आपका। ठीक, बस हो गया आदमी। तो ये कहीं ना कहीं पे आपने देखा कि ये हमने एक ढांचा तैयार कर लिया, बाद में हमने इसमें कलर भर दिया, तो कहीं ना कहीं पे ये ढांचा जो तैयार करते हैं पहले, इसी को आप क्या बोल सकते हो, प्रारूप। यानी प्रारूप तैयार कर लो पूरे मुद्दे का कि क्या क्या हमको करना है। जैसे कि मैं वीडियो बनाऊं तो वीडियो में मैं क्या क्या बताने जा रहा हूं, तो उसको पहले मैं बता दूं। जैसे मैं जब चैप्टर वाइज वीडियो प्रोवाइड करवाऊँगा तो ये मैं प्रारूप, इसका एक प्रकार से सिलेबस जो होता है प्रारूप का ही कार्य करता है। सिलेबस जो का है यह प्रारूप का ही कार्य करता है, और प्रारूप लिखने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रारूपण कहते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे तेरी बात। नेक्स्ट है आपका पत्र लेखन। पत्र लेखन भी एक प्रकार से हम समझेंगे, विस्तार से वीडियो बनाएंगे तो आपको पत्र लेखन कैसे क्या आता है। पत्र लेखन में तमाम प्रकार की चीज़ें, जैसे कि व्यावसायिक पत्र होता है एक जो है, और सरकारी पत्र होता है। ठीक, तमाम प्रकार के पत्र होते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक, व्यवहारिक, तमाम प्रकार के पत्र होते हैं। जैसे कि जो है अशासकीय पत्र होता है, परिपत्र, पृष्ठांकन, अनुस्मारक, तार, द्रुतगामी पत्र, डिस्पैच होता है, सेबीग्राम होता है, शासनादेश, तमाम सारी चीज़ें होती हैं। हम समझ लेंगे किसी दिन, सारे मुद्दों को हम समझने का प्रयास करेंगे। सरकारी पत्र भी होता है, उसको भी देखेंगे। ठीक, तो इतनी बात यहाँ पर क्लियर हो गई। आगे थोड़ा सा हम समझेंगे, आगे समझेंगे हम चैप्टर 3। चैप्टर 3 आपके सामने है। नेक्स्ट है आपका भाषा कंप्यूटिंग। कंप्यूटर, जिसको हम कंप्यूटर को हिंदी में पहले संगणक कहा जाता था, मतलब कि गणना करने वाला, तो हम इसको समझेंगे। नेक्स्ट पहला हम देखेंगे कंप्यूटर की सामान्य विशेषताएं। कंप्यूटर की सामान्य विशेषता क्या क्या है, इसको हम देखने का प्रयास करेंगे। इसको देखने के बाद में मेरे भाई, इसको देखने के बाद में हम क्या करेंगे, इसको हमने देखा कंप्यूटर की जो विशेषता है उसको देखेंगे, कंप्यूटर के तकनीकी पहलुओं को समझेंगे। उसके बाद में कंप्यूटर का परिचय हम देख लेंगे, कंप्यूटर कैसे, क्या परिचय उसका है, इस और कंप्यूटर का जो पार्ट
होता है यानी पार्ट ऑफ कंप्यूटर, उसको चर्चा कर लेंगे। उसके बाद में हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और भाषाओं को देखेंगे और उसके बाद में हिंदी सॉफ्टवेयर को देखेंगे। ओके, हिंदी सॉफ्टवेयर यार हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है वीडियो बनाने में। चलिए कोई बात नहीं, अब क्या करें यार। चलिए बैकग्राउंड म्यूजिक जो भी आ रही है उसको आप लोग एडजस्ट करिएगा प्लीज़। हिंदी सॉफ्टवेयर नेक्स्ट है आपका हिंदी सॉफ्टवेयर, इसीलिए मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ ताकि जल्दी से किसी तरीके से। 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट रुकिए। चलिए कहाँ पहुँचे थे, फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करें सभी लोग। जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए फिर से कक्षा को प्रारंभ करते हैं हम। कंप्यूटर के विभिन्न तकनीकी जो पहलू होते हैं, टेक्निकल जो सिस्टम होते हैं, टेक्निकल जो एक प्रकार से अवयव होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। वहीं हम कंप्यूटर का परिचय पहले देखेंगे और उसके विविध भाग को भी देखेंगे। मतलब कंप्यूटर के बारे में एक प्रकार से अच्छी खासी जानकारी हमको यहाँ पर लेनी है। अच्छी खासी क्या, एक प्रकार से सामान्य जानकारी हमको यहाँ पर पढ़नी है। नेक्स्ट है यहाँ पर कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर कैसा होता है, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, इसको देखेंगे। और कंप्यूटर की जो भाषाएँ हैं उन भाषाओं पर भी मेन फोकस रहेगा मेरा। साथ ही साथ हिंदी सॉफ्टवेयर के बारे में भी देखेंगे कि हिंदी सॉफ्टवेयर की क्या पोजीशन है कंप्यूटर को लेकर के। इन समस्त मुद्दों को समझने के बाद में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। इकाई 4 में हम प्रवेश कर लिया। इकाई जो है अध्याय 4 में, अध्याय 4 के अंतर्गत पत्रकारिता हमको पढ़ना है। और पत्रकारिता में देखेंगे सबसे पहले हम पत्रकारिता की भाषा क्या होती है, यानी पत्रकारिता की परिभाषा क्या है, पत्रकारिता की परिभाषा क्या है। भाषा तो देखेंगे ही, पत्रकारिता तो वैसे हिंदी भाषा के बारे में हम पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं ना, तो हिंदी भाषा ही होगी। लेकिन यहाँ पर परिभाषा देखेंगे, यानी डेफिनेशंस ऑफ जो है पत्रकारिता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, जर्नलिज्म, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पत्रकारिता की परिभाषा देखेंगे। उसके बाद में पत्रकारिता के विविध रूप आजकल के पैमानों पर फैले हुए हैं, उनको देखने का प्रयास करेंगे। आखिरकार विविध रूप कैसे कैसे पत्रकारिता की, जैसे कि देखेंगे यहाँ पर तमाम प्रकार की पत्रकारिताएँ होती हैं। खोजी पत्रकारिता, आर्थिक पत्रकारिता आपके सामने यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा। चलिए हम बात कर लेते हैं पत्रकारिता के बारे में। पत्रकारिता में जो खोजी पत्रकारिता होती है उसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर एक मिनट समझिए। खोजी पत्रिका जो होती है इसका मतलब क्या होता है, तो खोजी पत्रिका जो होती है मेरे भाई, खोजी पत्रिका का अर्थ होता है समसामयिक जो चीज़ें होती हैं, समसामयिक जो एक प्रकार से विषय हो, कोई समसामयिक घटना हो, कोई समसामयिक स्थिति, समसामयिक मतलब होता है करंट मुद्दा कोई हो, यानी जो अभी हाल फिलहाल में चल रहा हो। तो खोजी पत्रकारिता का अर्थ समसामयिक विषयों, घटनाओं, स्थितियों तथा तथ्यों का सूक्ष्म सर्वेक्षण, यानी कि बहुत ज़्यादा डीपली में जाकर के उसका अध्ययन करना ही कहलाता है खोजी पत्रकारिता। ध्यान रखेंगे इतनी बात, कोई चीज़ अनुसंधान करो, मतलब इस पर, जैसे कि जो अभी हाल फिलहाल की घटना हो, उन हाल फिलहाल की घटनाओं पर आप खूब ज़्यादा सूक्ष्म सर्वेक्षण करें, मतलब खूब ज़्यादा क्या करें, डीपली उसका अध्ययन कर लें, डीपली उसका अध्ययन करें, ठीक है। तो वो क्या होती है, वो क्या होती है मेरे भाई, वही होती है आपकी खोजी पत्रकारिता। क्या होती है, वही खोजी पत्रकारिता होती है। ओके, वही क्या होती है आपकी, वही होती है खोजी पत्रकारिता, ठीक है। तो यहाँ पर इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई कि खोजी पत्रकारिता क्या होती है। खोजी पत्रकारिता आपके समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज़ आपके, हम खोजी पत्रकारिता के बारे में वैसे जब पढ़ाएंगे ना तो आपको लिखित फॉर्म में बताने का प्रयास रहेगा कि खोजी पत्रकारिता क्या होती है, और उसके बाद में आर्थिक पत्रकारिता क्या होती है। दूसरा हम समझेंगे आर्थिक पत्रकारिता। आर्थिक पत्रकारिता क्या होती है, तो वर्तमान युग क्या है भाई, पैसे को लेकर के आगे बढ़ता है, मतलब कि क्या है, अर्थ प्रधान युग है। जो वर्तमान का युग चल रहा है ये अर्थ प्रधान मतलब रुपये पैसे का युग है। तो यहाँ पर जो आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं, जो अर्थ से संबंधित, यानी जो रुपये पैसे से मामला, उद्योग धंधा वगैरह, ये तमाम सारी चीज़ें होती हैं, इन पर जो है जब कहीं भी कोई पत्रकारिता या समाचार पत्रों, कोई बुलेटिन हमने निकाल दिया, कोई पत्रिका में प्रकाशन करवा दिया, तो जब हम इस प्रकार के से मतलब अर्थ से जुड़े मुद्दों को हम दिखाते करते हैं, मतलब कि कहीं पर चलाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, आर्थिक पत्रकारिता। समाचार पत्र, रेडियो तथा दूरदर्शन भी देश की आर्थिक प्रगति का ब्यौरा देते रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पे समाचार पत्र के माध्यम से हम आर्थिक प्रगति
कर सकते। जैसे मान लेते हैं समाचार पत्र में छपता है कि हाँ ये ज़मीन यहाँ पर इतने में बिक रही है, तो भाई उद्योग धंधे वाला देखेगा कि हमारे यहाँ पर उद्योग बैठाने लायक अगर ये ज़मीन ठीक है तो वहाँ पर उद्योग बैठा लेगा। तो कहीं ना कहीं पे अर्थ से क्षेत्र मतलब आर्थिक क्षेत्र से संबंधित पत्रकारिता को हम आर्थिक पत्रकारिता कहते हैं। ठीक है, हम समझेंगे उस दिन बेकार मतलब कि सभी चीज़ों में, जैसे कि द इकोनॉमिक्स टाइम्स, जो व्यापारी भारती, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, दैनिक अकोला बाजार समाचार, ये सब क्या है फाइनेंशियल यानी आर्थिक पत्रकारिता के ही एक प्रकार से रूप आप देख सकते हो। ये सारी पत्रकारिता अर्थ से जुड़ी हुई हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका तीसरी नंबर पत्रकारिता ग्रामीण पत्रकारिता। ग्रामीण पत्रकारिता के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। ग्रामीण पत्रकारिता मतलब भारत जैसे देश की अगर बात करें हम, तो भारत में आप देखते होंगे मेरे भाई कि जो है तमाम सारे समाचार पत्र जो हैं एक प्रकार से नगरों में छपते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे जो है समाचार पत्र हैं जो कि गाँव में छपते हैं। ठीक, बहुत सारे क्या मतलब आधे ज़्यादा जो होते हैं सभी जितने भी संपादन कार्य होते हैं वह कहाँ पर होते हैं, शहरों में होते हैं। यह बात आपको पता होगी। जबकि लगभग कुल आबादी के 80% लोगों में मतलब कि लोग जो हैं लगभग गांव में रहते हैं। आप 80 नहीं बोल सकते, आप 70 से 60 या 60 से 70% लोग गांव में निवास करते हैं। ठीक, इसका मुख्य व्यवसाय क्या है, कृषि है। तो जब हम अज्ञान और अशिक्षा एक प्रकार से इनको लेकर के यहाँ पर जो लोग पिछड़े हुए हैं उनको आगे बढ़ाते हैं, नगर की जो मतलब पत्रकारिता है उसको हम गाँव की क्षेत्र में लाते हैं। तो ग्रामीण पत्रकारिता मतलब गाँवी स्तर पर जब हम पत्रकारिता करते हैं, गांव की चीज़ों को, गांव से कोई मुद्दा हुआ उस मुद्दे को हम गांव से जोड़ करके सामने वाले बंदे को या फिर जो आपके पाठक हैं या दर्शक हैं उनके सामने हम प्रस्तुत करते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं यहाँ पर ग्रामीण पत्रकारिता के अंतर्गत। ठीक है, तमाम सारी चीज़ें हैं ग्रामीण पत्रकारिता में। जैसे गाँव में बहुत ज़्यादा क्या होता है, जैसे मान लेते हैं वहाँ पर सामाजिकवाद बहुत चलता है कि हाँ सामाजिक नियमों का पालन करना पड़ेगा। हो सकता है विधवा विवाह ना किया जा रहा हो गाँव में, हो सकता है एक प्रकार से तलाक वगैरह या फिर जो भी विवाह विच्छेद की जो चीज़ें हैं उनको ना करवाई जा रही हों, या धार्मिक जो है प्रकार से बाह्य आडंबर तमाम प्रकार के दबाव वगैरह पड़ रहे हों। तो इन सभी चीज़ों को अगर आप बाहरी मतलब की पत्रकारिता में निकालते हैं या फिर टीवी चैनल्स पर दिखाते हैं तो वही चीज़ें होती हैं आपकी ग्रामीण पत्रकारिता। नेक्स्ट है आपका विकास पत्रकारिता। विकास पत्रकारिता क्या होती है भैया, विकास पत्रकारिता क्या होती है, आप लोग सभी लोग बताएं विकास पत्रकारिता क्या होती है। विकास पत्रकारिता बताएं। तो भाई भारत एक विकासशील देश है, जैसा कि आपको पता है कि भारत में विकास होता ही रहा है, नित्य विकास होता ही रहा है। लगे नए नए आयाम हमारे सामने आ रहे हैं, नवीन विकास योजनाएं हो, चाहे कोई कार्यक्रम हो, चाहे तमाम प्रकार की तकनीकी हो, नई नई हमारे सामने आती जा रही। लगातार आप देख रहे होंगे नई नई चीज़ें हमारे देश में बढ़ती जा रही हैं। तो इन सभी का जो है एक प्रकार से बात की जो विकास होता है, इन विकास जो होता है इसकी प्रगति जो होती है, यानी कि विकास किस प्रगति से हमारा हो रहा है, इसका सब लेखा जोखा, इसका सब तमाम प्रकार की इस पर रिसर्च करे, इसको जो है अपने पत्र में छापे। तो इन सभी को लेकर के भी यहाँ पर जो है हम विकास पत्रिका मतलब जो विकास आज दिन प्रतिदिन हो रहा है कि हाँ कोई मतलब आविष्कार या फिर कोई विकास हो रहा है, तो कहीं ना कहीं पे इन सभी से संबंधित रही है विकास पत्रकारिता। नेक्स्ट है आपकी व्याख्यात्मक पत्रकारिता। व्याख्यात्मक पत्रकारिता क्या होती है मेरे भाई, व्याख्यात्मक मतलब क्या होता है, ये सूचना जो है एक प्रकार से बात की जाए लोग सहज प्राप्त करना चाहते हैं। लोग क्या सहज, यानी आप हेडिंग में जैसे कि बहुत सारी हेडिंग आप जब फंड प्रबंधन वगैरह देखते हैं तो उसमें आप हेडिंग वगैरह बहुत जैसे पेपर में हेडिंग डाल दिया बहुत अच्छी तरीके से लालायित करने वाली। अब उस हेडिंग को पढ़ने के लिए भाई हेडिंग तो आपने डाल दिया, हाँ सार डाल दिया कि हाँ बहुत सारी बातों को एक ही हेडिंग में बता दिया, लेकिन उसका विवरण आप दीजिए यानी कि व्याख्या करिए उसकी। तो मतलब कोई मुद्दा है तो उसको आप अच्छे तरीके से समझाएं ताकि लोग जो हैं या फिर जो कम पढ़े लिखे हैं उनको भी समझ में आ जाए। तो इस प्रकार का पत्रकारिता हमको क्या कहलाती है, ये व्याख्यात्मक पत्रकारिता कहलाती है। ठीक, नेक्स्ट है आपकी अगली जो पत्रकारिता है, अगली जो पत्रकारिता आपकी है वह कौन सी पत्रकारिता है मेरे भाई, अगली पत्रकारिता जो आपकी आएगी वह कौन सी पत्रकारिता है, संदर्भ पत्रकारिता। कौन सी पत्रकारिता है, 6वां नंबर पे देखिएगा संदर्भ पत्रकारिता। ओके, संदर्भ पत्रकारिता। संदर्भ पत्रकारिता क्या होती है भाई, इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए आप। संदर्भ पत्रकारिता क्या होती है, तो समाचार पत्रों में छपने वाले तथा आकाशवाणी मतलब जो रेडियो होता है, चाहे आप टीवी वगैरह देख रहे हो तो उस पर जो प्रसारित होने वाले समाचार पत्र होते हैं उनकी पृष्ठभूमि का ज्ञान कराने के लिए विविध संदर्भों की आवश्यकता होती है। समाचार पत्र के संपादकों, स्तंभ लेखकों
तथा जो संवाददाता होते हैं, जो इधर उधर संवाद इकट्ठा करते हैं, न्यूज़ इकट्ठा करते हैं, को समाचार के लिए आवश्यक संदर्भ जुटाने का काम करने वाले संदर्भ पत्रकार कहलाते हैं। मतलब अगर आपको मैं बताना चाहूँ एक शब्दों में इन सभी बातों का सार, तो संदर्भ पत्रकारिता जो होती है इसका मतलब होता है कि हाँ संदर्भ क्या है इसका। ऐसे कि आप लिखते नहीं, कोई व्याख्या आपको दे दी जाती है हिंदी में, तो उसका आप सबसे पहले क्या लिखते हो, संदर्भ लिखते हो कि हाँ किस पाठ से लिया गया, क्या क्या चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं पे जो व्यक्ति समाचार को लेकर के आतंक के देता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं संदर्भ पत्रकार। और जो ऐसे पत्र यानी कि जो ऐसी चीज़ों को छापता है तो वही क्या हो जाता है, मतलब कि संदर्भ पत्रकारिता हो जाती है। ठीक, संदर्भ मतलब कि जहाँ से लिया गया हो, ऐसे कि जो बहुत सारे संवाददाता होते हैं, बहुत सारी चीज़ें रेडियो होती है, मतलब कि जो हमको संवाद मिल रहा है किस संदर्भ में मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है, ये चीज़ें। नेक्स्ट है आपका संसदीय पत्रकारिता। संसदीय पत्रकारिता समझिए, संसदीय पत्रकारिता यानी संसद में जो चलने वाली कार्रवाई होती है उनकी रिपोर्टिंग जो की जाती है तो वो एक प्रकार से संसदीय पत्रकारिता कहलाती है। संसद कार्यवाही प्रकाशन संरक्षण अधिनियम एक प्रकार से इसको लेकर के एक सुष्ठु परिज्ञान, एक प्रकार से संसद में तमाम सारे लोग जो बैठते हैं उनको अगर आपको परखना है, उनके लिए पत्रकारिता करनी है तो बहुत सोच समझ कर करनी पड़ती है। इसीलिए आपको एक प्रकार से सुष्ठु परिज्ञान की आवश्यकता होनी चाहिए। इसीलिए संसद कार्यवाही प्रकाशन संरक्षण अधिनियम भी एक प्रकार से इसके लिए बनाया भी गया है, तो हम समझेंगे। उसके बाद में आपकी है कौन सी, खेल पत्रकारिता। खेल पत्रकारिता के बारे में हम चर्चा करेंगे। खेल पत्रकारिता क्या होती है, खेल पत्रकारिता में तमाम सारे आकाशवाणी समाचार पत्र चाहे दूरदर्शन हुआ, इन सभी में क्या करते हैं, इन सभी में आप खेल के समाचारों को दिखाएं। जैसे कि आप चाहे T20 का मैच चल रहा हो उसको दिखाएं, या फिर जो है IPL वगैरह आप देखते होंगे इस समय, IPL हो गया, या एक प्रकार से जो है वर्ल्ड कप आप देखते थे। तो मतलब ये सब क्या हो गई, जो मतलब कि कोई समाचार पत्रों में एक होता ना कि हाँ पेपर में आप देखते होंगे एक मनोरंजन वाला होता है, एक मनोरंजन वाला अलग से होता है, एक खेल जागरण अलग से वहीं पर दे देते हैं, आप देखते होंगे पेपर में, कभी आपने पेपर पढ़ा होगा। ठीक, तो ये चीज़ें होती हैं आपकी खेल पत्रकारिता। नेक्स्ट है फ़ोटो पत्रकारिता। फ़ोटो पत्रकारिता क्या होती है भाई, फ़ोटो पत्रकारिता आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, जितने भी लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ़ोटो पत्रकारिता क्या होती है भाई, फ़ोटो पत्रकारिता क्या होती है, फ़ोटो किसी समाचार को क्या करता है, जीव प्रदान करता है। सबसे पहले समझिए जो फ़ोटो होता है वह समाचार को क्या करता है, जीव मतलब कि एक प्रकार से एक जीव प्रदान करता है कि हाँ यह जीवित लगने लगता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, अब फ़ोटो पत्रकारिता हमने पढ़ाया, अब यहाँ पर अगर फ़ोटो पत्रकारिता के बारे में अगर मैं जो बातें मुँह से बोल करके बता रहा हूँ वही बातें यहाँ पर आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखवा करके बता देता तो कहीं ना कहीं पे ये फ़ोटो पत्रकारिता के माध्यम से बताते। या फिर मैं मान लेते हिमालय पर्वत के बारे में बता रहा था कि हिमालय पर्वत की ऊंचाई इतनी है, उस पर ये चोटी है। अब हिमालय पर्वत, तब तक हम गूगल पर सर्च किए, हिमालय पर्वत की तस्वीर आपको बना करके अच्छे तरीके से समझा दिया कि हाँ यह हिमालय पर्वत की जो चोटी है वह कुछ इस प्रकार से है। ठीक, तो कहीं ना कहीं पे वो जो चोटी आपकी ऐसे, तो ये जो हमने अब आधी चोटी है तो ये हिमालय पर्वत की मान लेते चोटी है, तो हमने अब यहाँ से समझा दिया कि हाँ यहीं पर जो है क्या है, गंगोत्री ग्लेशियर, और यहीं से जो है गंगा नदी निकलती है। अब ये फ़ोटो के माध्यम से हमने समझा तो ज़्यादा उचित है। तो कहीं ना कहीं पे जीव जो प्रदान होता है, किससे प्रदान हो जाता है भाई, जीव जो प्रदान होता है वह इसी से प्रदान हो जाता है। तो आपके सामने तमाम सारे मुद्दे क्लियर हो रहे होंगे, आपने समझा। चलिए फटाफट से बताएं, फ़ोटो पत्रकारिता समझ में आ गई, यानी फ़ोटो दिखा करके आपको अगर कोई चीज़, कोई मुद्दा ऐसे कि कोई हीरो हीरोइन के बारे में आजकल आप टीवी पे देखते होंगे फ़ोटो पत्रकारिता ही चल रही है। आप देखते होंगे कोई मतलब न्यूज़ एंकर होती हैं, वह साथ ही साथ बोलती रहती हैं आगे, और पीछे जो है तमाम सारे फ़ोटो चित्र बना करते हैं, वीडियो चला करता है। तो ये क्या हो गई आपकी फ़ोटो पत्रकारिता। ठीक, नेक्स्ट है आपका चित्रपट। अब आप देखते होंगे समाचार जो पत्र आते हैं ना, जो समाचार पत्र आते हैं आपके, इसमें भी फ़ोटो वगैरह छपी रहती है, इसमें भी आपकी क्या छपी रहती है, फ़ोटो छपी रहती है मेरे प्यारे दोस्तों। आपने देखा होगा तो फ़ोटोज़ में भी छपी रहती है। तो चित्रपट यानी फ़ोटो पत्रकारिता हो गई आपकी। नेक्स्ट है आपका चित्रपट पत्रकारिता। चित्रपट पत्रकारिता क्या होती है भैया, चित्रपट मतलब क्या होता है, एक प्रकार से बात की जाए तो यह एक प्रकार से नया शोध है। 20वीं सदी की बात की जाए, 20वीं सदी मतलब 1900 से लेकर के लगभग 2000, यानी जो 19वीं सदी से लेकर मतलब 20वीं सदी 1901 से लेकर के प्रारंभ होती है, 1901 से लेकर के अब तक की मैं बात कर रहा हूँ। तो 20वीं सदी के प्रारंभ से ही चित्रपट सबसे सशक्त जनसंचार का माध्यम बन गया है। 1913 ईस्वी से 1930 ईस्वी तक मूक चलचित्रों का युग रहा। कब रहा, तो आपसे एग्जाम से पूछ सकता है कि मूक चलचित्र का युग कब रहा। तो मूक चलचित्र का युग कब रहा,
1913 ईस्वी से लेकर के 1930 ईस्वी तक मूक क्या रहा है, एक मिनट सॉरी, क्या रहा भैया, तो मूक चलचित्रों का युग रहा है। मूक चलचित्रों का युग कब से कब तक, 1913 से 1930 तक रहा है। तो कहीं ना कहीं पे ये सारी चीज़ें, जैसे कि कोई चीज़ आपको बताना है तो चित्रपट के माध्यम से हम समझाएं, नव चित्र प्रकाशित में लाएँ। जैसे कि 1932 ईस्वी में नव चित्रपट नामक पत्रिका भी प्रकाशित हुई थी इसी को लेकर के। 1936 ईस्वी में चित्रपट का प्रकाशन ऋषभ चरण जैन ने प्रारंभ किया था। किसने प्रारंभ किया था, ऋषभ चरण, क्या नाम है इनका, ऋषभ चरण जैन ने क्या प्रारंभ किया था, 1936 ईस्वी में चित्रपट का प्रकाशन किया था, मतलब पत्रिका का प्रकाशन किया था। श्री जैन के आग्रह पर ही हिंदी साहित्य की मुंशी प्रेमचंद्र और उग्र कौशिक, जैनेंद्र कुमार, ये सभी हस्तियां जो थीं हिंदी फिल्मों से जुड़ी। मतलब आप हिंदी फिल्मों यानी कि जो आप लिख रहे होते हैं उनकी क्या होती है, फिल्म बनने प्रारंभ हो जाए, यानी चित्रपट के माध्यम से सारी चीज़ें होने लगी। तो ये फिल्म वर्ल्ड यानी जो आप 20वीं शताब्दी, मैंने बताया कि जो चित्रपट रहा है, चित्रपट का सीधा सा मतलब होता है कि जो चीज़ें पर्दे पर आपको दिखाई जाए। जैसे कुछ कहानियाँ पहले लिखी जाती थी, जैसे प्रेमचंद वगैरह कहानी लिखा करते थे, लेकिन वह कहानियाँ हो सकता है बहुत सारे लोग ना पढ़ पाएँ या ना पहुँच पाएँ। लेकिन आजकल देखते हैं मूवी वगैरह चलती है, अब कहानी वगैरह कौन पढ़ता है, कहानी वगैरह कोई आपकी नई कहानी आती है कोई पढ़ता है, कहानी वानी कोई लिखता नहीं है। तो कहानी जो होती थी पहले उसको लोग पढ़ते थे। आज थिएटर में लोग मूवी देखते हैं। तो चित्रपट क्या होगा, थिएटर वगैरह में जो खबरी वगैरह यानी खबरें जो मिलती हैं, या जो है मान लेते हैं आज सिनेमा पर, आज स्टार उत्सव पर क्या आएगा भैया, आज स्टार उत्सव पर जो है आज स्टार उत्सव पर क्या आएगा, मान लेते हैं कि आ गया कि सास बहू वाला क्या बोलते हैं, छोटी बहू आ गया, या तमाम प्रकार के सीरियल चलते हैं, या मूवी कोई मान लेते हैं आनी हो कि हाँ दंगल चैनल पर मूवी कोई आएगी, ठीक, या फिर किसी चैनल पर यानी इंटरटेन चैनल पर कोई मूवी आनी है कि हाँ मेला मूवी वहाँ पर हमेशा आती रहती है, मान लेते हैं कि उस पर मेला मूवी आ रही है। तो कहीं ना कहीं पे जो चीज़ चैनल के माध्यम से जो खबर दिखाया रहता है, आप पेपर में कभी देखिएगा तो उसमें एक मनोरंजन रहता है, और उसी मनोरंजन में जो चित्रपट वाला सिस्टम रहता है, नीचे पर विवरण दिया रहता है कि किस चैनल पर कौन सा प्रोग्राम आएगा, आज कौन सी पिक्चर किस चैनल पर आएगी, कितनी बजे से आएगी, ये सब चीज़ें वहाँ पर बता दी जाती हैं। तो ये क्या होगा, यही होती है आपकी चित्रपट पत्रकारिता, ठीक। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं विज्ञान पत्रकारिता। विज्ञान के क्षेत्र में जो नए नए खोज और अनुसंधान होते हैं, विज्ञान कीर्ति, विज्ञान कला, विज्ञान भारती, विज्ञान वैचारिकी, विज्ञान पुष्प, तमाम प्रकार के विज्ञान के युग में जो भी चीज़ें हमारे सामने आती हैं उन सभी का हम अध्ययन जो है एक प्रकार से उन सभी को बताने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर विज्ञान पत्रकारिता इसको कहते हैं। नेक्स्ट है आपका दृश्य साधन, मतलब दृश्य श्रव्य माध्यमों की पत्रकारिता। दृश्य श्रव्य माध्यम क्या होते हैं, दृश्य माने होता है देखना, श्रव्य माने होता है सुनना। तो दृश्य और श्रव्य जो माध्यम होते हैं उसकी पत्रकारिता, मतलब जो आपको दिखाई पड़ रहे हो सुनाई पड़े, मतलब जैसे कि आप आजकल टीवी वगैरह देखते तो वो सब पत्रकारिता, मतलब जैसे कि आप टीवी वगैरह की जो एंकर्स या फिर जो न्यूज़ देने वाले सुबह सुबह आते हैं बुलेटिन लेकर के, तो कहीं ना कहीं पे वो सारी चीज़ें आती हैं। आंखों देखा हाल बताना किसी को, यानी कि या भी देखिए अब यहाँ पर जो चीज़ें श्रव्य दृश्य जो माध्यम होता है वो तो क्या हो गए, रेडियो टेलीविज़न ये सब हो गए। लेकिन जो ये श्रव्य जो दृश्य और श्रव्य जो माध्यम के माध्यम से मतलब कि जो पत्रकारिता होती है वह आखिरकार कोई व्यक्ति चाहे आँखों से देखा हो उसको वह पत्रकारिता, चाहे कानों से सुना हो, यानी चाहे ऐसी घटना, इस पत्रकारिता के अंतर्गत ऐसी घटना का वर्णन किया जाता है जो तो आँखों की या तो आँखों के द्वारा देखी गई हो और कानों के द्वारा, मतलब कि कहा जाए कि मतलब एकदम प्रत्यक्ष रूप से आपने ही उसको सुना हो और आप ही आकर के उसको अपने लाइब्रेरी में खड़े होकर के बता दें, तो वो होता है आपकी क्या, दृश्य श्रव्य माध्यमों की पत्रकारिता। तो ये 12 प्रकार की पत्रकारिता हमने आपको समझा दी, हम चर्चा करेंगे इसके बारे में। अब थोड़ा सा मैं आपको आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूँ, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। तो जो यहाँ पर नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे किसके बारे में, समाचार लेखन के बारे में। समाचार लेखन क्या होता है आइए इसको थोड़ा समझते हैं हम। समाचार लेखन क्या होता है इसको मैं बता दे रहा हूँ, बाकी हम समझा देंगे किसी दिन समाचार के बारे में कि न्यूज़ क्या होती है। इन्हीं सभी मतलब एक टॉपिक जो है दूसरे टॉपिक से रिलेटेड है, लगभग मैच खाता हुआ है, तो उसमें हम समझाएंगे जब विस्तार से आपको वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। समाचार लेखन में हम समाचार की व्युत्पत्ति कैसे हुई उसको समझेंगे और समाचार की परिभाषा के बारे में देखेंगे। वैसे समाचार जो शब्द है वह संस्कृत भाषा का शब्द है, जनरली बात की जाए समाचार शब्द किस भाषा का, संस्कृत भाषा का शब्द है। और संस्कृत शब्द से जब बात की जाए इसमें 2 उपसर्ग और एक धातु और एक प्रत्यय है। 2 उपसर्ग में बात की जाए, उपसर्ग क्या होता है भैया, उपसर्ग मतलब क्या होता है, 2 ही उपसर्ग इसमें है, सम आचार
क्या समाचार में बात की जाए, सबसे पहला क्या देखेंगे यहाँ पर, सम प्लस आ, समा, और उसके बाद में प्लस क्या है, चर, और प्लस क्या, घा और आ, घा में आ जो है आ जुड़ा हुआ है। यहाँ पर देखेंगे ये जो आगे वाले 2 अक्षर जुड़े हुए हैं ये क्या है भाई, ये आगे वाले यानी कि सम और आ जो जुड़े हुए हैं या उपसर्ग हैं, और जो पिछवा जो जुड़ा हुआ है ये घा वाला, यानी जो ये घा और आ जुड़ा हुआ है ये क्या है, ये मेरे प्यारे दोस्तों यह क्या है, प्रत्यय है। और जो बीच का जो चर है ना, ये चर क्या है, ये धातु है। संस्कृत का जो शब्द होता है यानी कि जो मुख्य शब्द होता है उसको धातु कहा जाता है। जो आगे लगता है इसके, यानी हिंदी में हो या पीछे हो, मतलब कि हिंदी में भी आगे पीछे का प्रत्यय और उपसर्ग ही होता है। तो जो आगे लग रहा है उसको उपसर्ग और जो पीछे लग रहा है उसको हम प्रत्यय कहते हैं। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। आगे समझते हैं समाचार की व्युत्पत्ति कैसे हुई है और परिभाषा, इसके बारे में, दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में अंग्रेजी के में न्यूज़, एक प्रकार से एक न्यूज़ शब्द चलता है। न्यूज़ मतलब क्या होता है, एन मतलब होता है नॉर्थ, ई मतलब क्या होता है ईस्ट, डब्ल्यू मतलब क्या होता है वेस्ट, और एस मतलब क्या होता है साउथ। तो ये मतलब इसका हुआ, इसको क्या बताया भाई, अंग्रेजी में बात किया समाचार जो न्यूज़ है इसके 4 अक्षर जो है 4 दिशाओं के क्या हैं, निर्देशक है, 4 दिशाओं के बारे में बताते हैं। ठीक, तो ये बातें जो है हमने आपको बता दी, हम समझेंगे इसके बारे में विस्तार से आगे जब आने वाले समय में। नेक्स्ट है आपका समाचार के प्रमुख तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे कि समाचार के कौन कौन से तत्व होते हैं, उन तत्वों के बारे में हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ओके, समाचार के तत्व में जैसे नवीनता एक आती है या ताजगी जिसको आप बोल सकते हैं, यथार्थता मतलब सत्यता होनी चाहिए, इसके बाद में रुचि होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में समीपता होनी चाहिए कि हाँ ऐसा ना बताएं कि बहुत ज़्यादा दूर की आप खबर बताएं, कि आप लंदन की खबर आकर के भारत में बार बार वही चलाए रखें, तो उससे कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। आप अपने जो है आसपास की खबर बताएंगे, उसमें ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट होता है। कौतूहल होना चाहिए, असाधारणता होनी चाहिए, एक प्रकार से असाधारणता होनी चाहिए, मानव वमन की पकड़ होनी चाहिए उस पर। ठीक, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, तमाम प्रकार की चीज़ें जो होती हैं अखबारों के बारे में, ये सब बातें जो है, अब ये जयशंकर प्रसाद ने बातें कही थी कि प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मतलब कि अखबार में छपने वाले समाचारों के लिए यह बातें किसने कही थी, जयशंकर प्रसाद ने कही थी कि समाचार पत्र जो होते हैं, मतलब उन्होंने इस समाचार को ध्यान में रखते हुए नहीं कहा था ये बातें, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में ये सब बातें सही उतरती हैं, क्योंकि समाचार जो होता है ताज़ा ही अच्छा लगता है, ताज़ा खबरें, सुबह की ताज़ी खबरें, मतलब बासी खबरें नहीं, ताज़ी आपको चाहिए। ठीक, उसके बाद में हम समाचार लेखन की प्रक्रिया समझेंगे कि समाचार लिखने की कौन कौन सी प्रक्रिया होती, तमाम सारी प्रक्रिया हैं उसको समझेंगे हम। ठीक है, कि समाचार का रूप कैसा होना, तमाम प्रकार के मुद्दे हैं, हम अभी बताने लगेंगे तो बड़ा लंबा वीडियो चला जाएगा, इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट में चलेंगे। समाचार लेखन की प्रक्रिया। नेक्स्ट है आपका वैविध्यपूर्ण समाचार लेखन। वैविध्य मतलब होता है विविध प्रकार के समाचार लेखन की जो विधियां हैं उनके बारे में, जैसे कि आकाशवाणी समाचार लेखन हो गया, चाहे दूरदर्शन समाचार लेखन हो गया, या फीचर या रूपक हो गया, इस फीचर का लेखन भी किया जाता है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपके सामने दिया गया है आकाशवाणी समाचार लेखन, दूरदर्शन समाचार लेखन और फीचर लेखन, ये 3 मुद्दे हम देखने का प्रयास करेंगे। ठीक, आगे आपका समाचार, ये हो गया आपका आगे समाचार का प्रारूप। ओके, फीचर लेखन हो गया। चलिए समाचार का प्रारूप देखेंगे हम नेक्स्ट। समाचार के प्रारूप में बात की जाए, प्रारूप यानी समाचार का प्रारूप आप कैसा, सांचा कैसा बनाएंगे। पहले आप आमुख तैयार करेंगे। आमुख मतलब क्या होता है, आमुख मतलब क्या होता है शीर्षक। आमुख मतलब एक प्रकार से, आमुख मतलब जैसे कि मैं थंबनेल जो बनाता हूँ, थंबनेल ये पूरी वीडियो का जो थंबनेल है वही क्या है, आमुख यानी मुखौटा, यानी जो हम सबसे पहले क्या हो, पहले सामने मुखौटा जिसको आप कहते हैं उसी को हम आमुख कहते हैं। ठीक, शीर्षक जो ऊपर लिखा रहता है कि हाँ जैसे कि कोई कहानी है, तो बूढ़ी का की कहानी आपने पढ़ी, तो बूढ़ी का की जो है वह शीर्षक है। ठीक, फ्रंट पे जो चीज़ें लगी हुई हैं वह आमुख है। हम आगे देखेंगे पृष्ठ सज्जा क्या होती है, यानी कि पृष्ठ सज्जा, सज्जा मतलब होता है सजावना, पृष्ठ मतलब होता है पृष्ठ। तो पृष्ठ कैसे सजे आपका, इसको लेकर के बहुत सारी चीज़ें हैं, कैसे अपनी कापी, अब मैं जो कापी लिखने की विधियां बताता हूं आपको, कापी कैसे लिखें ये सब इसी के माध्यम से बताता हूं। तो जनरली आप जब यह पढ़ लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कापी लेखन में। ठीक, नेक्स्ट है हम बात करेंगे इसके बारे में, नेक्स्ट अध्याय 5 है। ठीक, इसके बारे में चर्चा करेंगे। मीडिया लेखन व जनसंचार माध्यम के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम संचार की भाषा के बारे में समझेंगे, संचार की भाषा क्या होती है। उसके बाद में हम संचार के कार्य देखें। संचार मतलब होता है फ़ोन वगैरह के माध्यम से संचार, समझ गए ना।
संचार समझेंगे हम किसी दिन। वैसे संचार हमने आपको बता ही दिया संचार क्या होता है। और पृष्ठ सज्जा मतलब क्या होता है? पृष्ठ सज्जा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं भाई? अभी बता दूं, भी ध्यान आ गया, बता दूं। पृष्ठ सज्जा मतलब होता है मेकअप। मेक मतलब होता है बनाना, आप मतलब होता है एक प्रकार से अच्छा। तो पृष्ठ सज्जा उसी को क्या कहते हैं? मेकअप। यानी जैसे कि बात की जाए जो है, जैसे कि मेकअप करने से लोग अच्छा दिखने लगते हैं, ठीक उसी प्रकार से पृष्ठ सज्जा करने से कोई भी आपकी रचना हो वो अच्छी लगने लगती है। तो वर्त पृष्ठ सज्जा के कई प्रकार होते हैं, उसको चर्चा करेंगे। संचार के बारे में हम देखने का प्रयास करेंगे। संचार की हम परिभाषा देखेंगे, संचार का अर्थ देखेंगे। स्वप्न देखना, किसी से बात करना, वाद विवाद में तर्क या वितर्क करना, जनता में भाषण देना, समाचार पत्र पढ़ना, दूरदर्शन के कार्यक्रम देखना आदि, ये सब तरह तरह के जो चीज़ें हैं वह संचार के ही तरीके हैं। आज दुनिया में आप एक बात दूसरी मतलब कि एक स्थान से दूसरी स्थान तक अपनी बातों को पहुंचा देते हैं, तो संचार के साधनों के माध्यम से पहुंचा दे सकते हैं। संचार के तमाम प्रकार के कार्य होते हैं, जैसे कि बात की सूचना देना हुआ, चाहे निर्देश देना हुआ, मनोरंजन हुआ, कृषि कार्य मतलब कि कृषि कार्य या फिर तमाम प्रकार के कार्य जो हुए उनको करने में मदद करता है। वाद विवाद या विचार विमर्श करने का माध्यम होता है। आज गूगल मीट वगैरह पर बड़े बड़े लोग बैठे बैठे घर बैठे जो है प्रकार से क्या कर लेते हैं, अपनी मीटिंग सेट कर लेते हैं। तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है आपका जनसंचार क्या होता है? जनसंचार या फिर संवाद, ठीक, तो इनके बारे में चर्चा करेंगे। जनसंचार क्या होते हैं? जनसंचार के बारे में बात की जाए, यानी जिसमें श्रोता और संकलित सामग्री यानी फीडबैक देने वाला भी कोई व्यक्ति होता है, इसके बारे में चर्चा करें। जनसंचार माध्यम में बहुत सारी चीज़ें, मतलब जनसंचार माध्यम क्या क्या, जैसे कि प्रिंट मीडिया हो गया, टेलीविज़न हो गया, फिल्म हो गया, मतलब और उसके बाद में जो सैटेलाइट टीवी, केबल टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, ये सब क्या हैं? ये सब जनसंचार माध्यम है। ठीक, आगे हम समझते हैं। अगला है आपका प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया क्या होता है भाई? समाचार पत्र और प्रेस, इन दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। प्रिंट मीडिया में हम समाचार पत्र के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि मुद्रित माध्यम, यानी कि प्रिंट मीडिया मतलब क्या था? मुद्रित माध्यम। आखिरकार कैसे जो है आप कोई चीज़ छापते हैं, समाचार पत्रों को कैसे छापा जाता है। प्रेस क्या होता है? यानी प्रेस में जैसे कि आप छापते वगैरह हैं तो कैसे छपता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम और भी मुद्दों को समझने का प्रयास। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में यहाँ पर देखिए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यहाँ पर देखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या है भाई? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में चर्चा करें। यहाँ पर देखिएगा आप सभी लोग, रेडियो आकाशवाणी। सबसे पहले इसमें हम क्या पढ़ेंगे? रेडियो आकाशवाणी पढ़ेंगे। रेडियो आकाशवाणी में भारत में रेडियो का उद्भव कैसे हुआ और भारत में रेडियो का जो है विकास कैसे हुआ और उद्भव। तो भारत में रेडियो का विकास और उद्भव दोनों मुद्दों पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है आपका टेलीविज़न। टेलीविज़न क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। टेलीविज़न में दूरदर्शन की विशेषताओं को देखेंगे और साथ ही साथ दूरदर्शन का उद्भव कैसे हुआ और विकास कैसे हुआ, इन दोनों मुद्दों को भी हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है आपका चलचित्र। क्या है भैया? नेक्स्ट आपका है चलचित्र या फिल्म। चलचित्र में चलचित्र का उद्भव कैसे हुआ और विकास कैसे कैसे हुआ, भारत में चलचित्र की दशा क्या है और उसकी दिशा क्या, मतलब कैसे बढ़ रहा है आगे, इन समस्त मुद्दों को चर्चा करेंगे। वहीं पांचवा मुद्दा आप यहाँ पर देखेंगे, नई संचार तकनीकें बहुत सारी आ गई हैं। नई संचार तकनीकों में आप देखेंगे यहाँ पर, नई संचार तकनीकों में आप क्या देखोगे मेरे भाई? आप देखो कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, टेली कॉन्फ्रेंसिंग हो गई, टेली टेक्स्ट हो गया, रेडियो टेक्स्ट हो गया, वीडियो टेक्स्ट, यानी कि अब जो है तमाम प्रकार की चीज़ें होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इंटरएक्टिव केबल हो गया, सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो गया, मतलब बहुत सारे माध्यम हैं। इन सभी मुद्दों को हम समझने का प्रयास करेंगे आने वाले समय में। और अगला है आपका चैप्टर 6। चैप्टर 6 में के अंतर्गत हम अनुवाद के बारे में पढ़ेंगे। अनुवाद यानी विभिन्न चीज़ों में अनुवाद जो है कैसे किया जाता है, अनुवाद की प्रक्रिया क्या होती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अनुवाद का जो है एक प्रकार से लिप्यांतरण, क्या लिप्यांतरण, लिपि यंत्रण, अनुवाद एवं लिपि यंत्रण। लिपि मतलब कि एक लिपि में लिखा दूसरी लिपि में हम लिख दें, उसको लिपि यंत्रण कहते हैं। अनुवाद होता है कि हाँ एक ही भाषा में या दूसरी भाषा में, एक ही भाषा का अनुवाद एक ही भाषा में किया जा सकता है, यानी कठिन भाषा का सरल भाषा में ही एक प्रकार से अनुवाद ही कहलाता है या फिर टीका कहलाती है। तो यहाँ पर अनुवाद दूसरी भाषा से अपनी भाषा में हो सकता है और अपनी भाषा से भी अपनी भाषा में हो सकता है। तो दूसरी लिपि से अपनी लिपि में, अपनी लिपि से तो अपनी लिपि में ही, उसका नहीं कर सकते। लिपि अंतरण और अनुवाद समझेंगे हम। अनुवाद और रूपांतरण के बारे में देखेंगे और अनुवाद की परिभाषाओं को समझेंगे। अनुवाद किसका करें, कैसे करें अनुवाद, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और पुनर्परीक्षण क्या होता है इसके बारे में देखेंगे, यानी बेटिंग क्या होती है। ये तमाम सारे मुद्दे हम देखेंगे इसके अंतर्गत। उसके बाद में अनुवाद की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, इसके बारे में समझेंगे। इसके साथ ही साथ अनुवाद के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है आपका, अब इसी अनुवाद के विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं अनुवाद के। अनुवाद के बहुत सारे क्षेत्र हैं, जैसे कि आप देखेंगे अनुवाद के विभिन्न क्षेत्रों में मेरे भाई, अनुवाद के विभिन्न क्षेत्रों में जैसे दैनिक जीवन में,
व्यापार एवं वाणिज्य में हुआ जो है अनुवाद का उपयोग। विज्ञान में अनुवाद का उपयोग होता है। विज्ञापन में यानी कोई आपको विज्ञापन करना हुआ तो उसमें भी अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि विज्ञापन आप हो सकता है कोई व्यक्ति हिंदी भाषी हो, कोई अंग्रेजी भाषी हो, तो विज्ञापन भी करना पड़ता है उसके लिए, मतलब विज्ञापन के लिए भी अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है कि दो तीन भाषाओं में जो है दिया जाए। ठीक, आगे देखते हैं शिक्षा हुआ, शिक्षा के क्षेत्र में भी अनुवाद ज़रूरी है। नेक्स्ट है, आप देखते हैं आज इतना कुल सारा यूपीएससी का पेपर हो या फिर किसी का पेपर हो, अंग्रेजी में पहले बनता है, अंग्रेजी में बनने के बाद में हिंदी में उसका क्या होता है, अनुवाद होता है और उसमें भी गलतियाँ आती हैं। ये तमाम सारी चीज़ें हैं जिसको हम समझेंगे। ओके, उसके बाद में हम प्रशासन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रशासन क्या होता है, पर्यटन क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, पर्यटन के बारे में समझेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम पर्यटन के बारे में चर्चा करेंगे। पर्यटन, प्रशासन, शिक्षा, विज्ञापन सभी में अनुवाद की आवश्यकता होती है। सांस्कृतिक क्रियाकलापों में अनुवाद की आवश्यकता होती है। साहित्य और अनुवाद में भी एक प्रकार साहित्य में भी अनुवाद की आवश्यकता होती है। साहित्य में आप देखते होंगे संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करना हुआ, हिंदी से संस्कृत में करना हुआ, अंग्रेजी से हिंदी में, हिंदी से अंग्रेजी में बहुत ही आवश्यकता है। जनसंचार के माध्यम में अनुवाद की आवश्यकता होती है, इसीलिए गूगल ट्रांसलेटर एक ऐप बना दिया जिसके तहत आप हिंदी की चीज़ों को अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी की हिंदी में, या फिर तमाम प्रकार की भाषाओं को पढ़ सकते हैं। आगे समझते हैं यहाँ पर प्रशासनिक क्षेत्र में अनुवाद। प्रशासनिक क्षेत्रों में अनुवाद की आवश्यकता, प्रशासनिक क्षेत्र में अनुवाद की बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं। आप देखते होंगे बहुत सारे लोग अनुवाद करते हैं, बहुत सारे लोग हिंदी जानते हैं, अंग्रेजी नहीं जानते, अंग्रेजी जानते हैं, हिंदी, तो चर्चा करेंगे हम। नेक्स्ट है आपका संविधान में प्रयुक्त अंग्रेजी शब्दों का हिंदी में अनुवाद किया ही जाता है। नेक्स्ट है आपका बैंकिंग शब्दावली का अनुवाद। बैंकिंग शब्दावलियाँ भी उनका भी अनुवाद हम कई तरीके से करते हैं। ये तमाम सारे मुद्दे हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है रेलवे में भी अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है। ओके, डाकघर में भी अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद में पुलिस संबंधी जो शब्दावलियाँ हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ये तमाम प्रकार की शब्दावलियाँ हैं जो कि अनुवाद के द्वारा ही हमको मिलती हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। बैंकिंग की जैसे शब्दावलियों को अगर कुछ बता दूँ आपको, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम चर्चा करते हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं उसमें दिखाने का प्रयास करूंगा। जैसे कि प्रशासनिक क्षेत्र में बात की जाए तो प्रशासनिक क्षेत्र में अनुवाद का कार्य जैसे कि तमाम सारी चीज़ें होती हैं। संविधान में जैसे दत्तक लिखा है, एडॉप्ट जो लिखा है उसको दत्तक कहते हैं, एडॉप्शन, दत्तक, स्वीकरण, तमाम प्रकार चीज़ें होती हैं। अब तमाम सारे अर्थ मैं समझ लूँगा लास्ट में जब मैं पढ़ाऊँगा ये समझ चीज़ें, तो इसमें हम देखेंगे कौन कौन से शब्द जो हैं इसका अनुवाद करते हैं। वैसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, कभी एग्जाम से प्रश्न ही नहीं पूछा जाता जल्दी। अनुवाद क्या होता है किसे कहते हैं, बस इतना प्रश्न पूछा जाता है, इसके लिए ज़्यादा माथापच्ची करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। मैं बता दूंगा कौन कौन से प्रश्न पिछले 10-11 सालों में जो भी प्रश्न बने हैं उसको आपको आपके सामने स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास करूंगा। आप सभी लोग उसको देख लीजिएगा, उसके बाद में फिर निर्णय करिएगा कि कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। जो इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं बताने का प्रयास पहले से ही कर दूंगा, और जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा उसको बता दूंगा, इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी मैं पढ़ाने का प्रयास उसको भी कर दूंगा। ठीक है, चिंता ना करो आप सभी लोग, तमाम सारे मुद्दे आपने आज समझ लिए आज के वीडियो के अंतर्गत। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए हमसे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद आप सभी का।